कहा जाता है कि जब किसी साधारण व्यक्ति पर बहुत ज्यादा अत्याचार या जुल्म हो, तो वह साधारण व्यक्ति एक योद्धा की तरह कार्य करता है और अपने हाथों में हथियार लेकर अपने अधिकारों और अपने हक के लिए लड़ाई लड़ता है। कुछ इसी तरह की घटनाएं हमारे छत्तीसगढ़ के इतिहास में भी देखने को मिलती है, जिसे जनजाति विद्रोह के नाम से जाना जाता है। जय हिंद साथियों, मेरा नाम है अतहर मिर्जा और आप देख रहे हैं डिस्कशन पॉइंट आईएएस एकेडमी का यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हमारे चर्चा का, हमारे मंथन का जो मुख्य विषय है वो है छत्तीसगढ़ में जनजाति विद्रोह। ये हमारा वीडियो क्लास का डेमो वीडियो क्लास है, जिसमें मैं आपको छत्तीसगढ़ में हुए प्रमुख जनजाति विद्रोह के बारे में बताऊंगा और साथ ही साथ हम इस बात पे भी चर्चा करेंगे कि किस तरीके से आज की डेट में एग्जाम पैटर्न जो है आ रहा है, किस तरीके से व्यापम हो, चाहे पीएससी हो, चाहे पीएससी मेंस हो, और इस बार के पीएससी मेंस का पेपर हो या कोई भी छत्तीसगढ़ राज्य का जो भी एग्जाम या प्रतियोगी परीक्षा हो, उस परीक्षा में जिस हिसाब से प्रश्न आ रहे हैं उन प्रश्नों को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। और खासकर छत्तीसगढ़ जैसे जो कि एक बड़ा वेटेज रखता है, ऐसे विषय पर हमारी समझ और हमारी सूझबूझ क्या होनी चाहिए, मैं आपकी मदद करूंगा। आप जुड़े रहिए और इसी तरह के डिटेल्ड वीडियो के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। हमारा जो आज का चर्चा का विषय है वो है छत्तीसगढ़ में जनजाति विद्रोह। अमूमन जो जनजाति विद्रोह है, उस जनजाति विद्रोह के बारे में सबसे मूल कारण, सबसे पहला कारण आप ये जान लीजिए कि ये सभी के सभी जनजाति विद्रोह हुए हैं वो बस्तर में हुए। सभी जनजाति विद्रोह कहाँ हुए? बस्तर। इनकी कुल संख्या है 9 और बस्तर में जिस राजवंश के कार्यकाल में हुआ है उसे कहते हैं काकतीय राजवंश। काकतीय वंश बस्तर के इतिहास में शासन करने वाला सबसे लंबा राजवंश रहा है और इन्हीं काकतीय राजाओं में जब बस्तर का राजकाज, बस्तर की पूरे अधिकार किसी अनाड़ी जैसे राजाओं के हाथों में या अधिकारियों के हाथों में आ गई, तब जाकर वहां के आदिवासियों ने इस प्रकार की मंशा की कि उन्होंने अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ना प्रारंभ किया। और उन्होंने न केवल अपने राज परिवार के खिलाफ, बल्कि मूल कारण है कि ब्रिटिशों का आगमन जब बस्तर क्षेत्र में होता है तो ब्रिटिशों के आगमन से उन्होंने अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ना प्रारंभ किया। क्या इसके प्रमुख कारण हो सकते हैं, क्या प्रमुख मंशाएं हो सकती हैं, क्या प्रमुख घटनाएं घटित हुई है, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन से जनजाति विद्रोह अभी तक हुए हैं। तो वो इतिहास में अगर देखें तो सबसे पहला जनजाति विद्रोह है हल्बा विद्रोह, जो 1774 से लेकर 1777 के लगभग आसपास में हुआ है और इसके नेतृत्व करता है अजमेर सिंह। वैसे तो हमारे आज का जो कंटेंट है उसमें जनजाति विद्रोह का इंट्रोडक्शन शामिल है, लेकिन साथ ही साथ हम विशेषकर मूड़िया और भूमकाल, इन दोनों जनजाति विद्रोहों को विस्तार से अध्ययन करेंगे। और हमारा जो पढ़ने का तरीका होगा वो सीजीपीएससी मेंस को ध्यान में रखकर होगा। साथ ही साथ व्यापम के द्वारा जो वर्तमान में कूट में सवाल पूछे जा रहे हैं, तो कहां कहां से सवाल बनने की संभावनाएं हो सकती है, उन सभी पर हम ध्यान देते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे। इसी के साथ दूसरा जनजाति विद्रोह हुआ है, उसे कहते हैं भोपालपट्टनम का विद्रोह, जो 1795 में होता है और गोंड आदिवासियों के द्वारा, खासकर इसे नरिया मोडियम के नेतृत्व में होता है। इसमें एक नाम को याद रखिएगा जिसके नेतृत्व में यह हुआ है, उनका नाम है नरिया मोडियम। भोपालपट्टनम का जो संघर्ष है वो नरिया मोडियम, एक्चुअल में ये कोई विद्रोह नहीं है, ये छोटा सा एक संघर्ष होता है। वहीं परलकोट विद्रोह की हम बात करें, बस्तर के इतिहास में घटित होने वाला जो विद्रोह है, 1824-25 में यह विद्रोह आयोजित हुआ, जिसके नेतृत्व करता है गेंद सिंह और दमन करता है कैप्टन पेबे। इसी के साथ चौथा हमारा जनजाति विद्रोह है वह है तारापुर विद्रोह। साथ में 1842 से 54 के बीच में यह विद्रोह हुआ था। दलगंजन सिंह इसके नेतृत्व करता है और मेजर विलियम्स ने इसका दमन किया हुआ था। पांचवा विद्रोह है मेरिया विद्रोह। मेरिया विद्रोह का जो कार्यकाल है या समय है वो 1842 से 63 के बीच आता है, जिसका नेतृत्व हिडमा मांझी नामक व्यक्ति ने किया था और इसका दमन करता है कैंपबेल। इसी के साथ एक लिंगागिरी विद्रोह है जो 1856 से 57 के बीच में देखने को मिलता है, जिसका नेतृत्व करता ध्रुवाराम माड़िया और इसका जो दमन करता है वो ब्रिटिशों के द्वारा किया गया था। सातवां विद्रोह है कोई विद्रोह, सबसे इंपॉर्टेंट विद्रोह माना जाता है इन सारे विद्रोहों में, इसे बस्तर का या छत्तीसगढ़ का चिपको आंदोलन कहते हैं। ध्यान रखेंगे आप कि आपसे सवाल कभी पूछेगा कि बस्तर का या छत्तीसगढ़ का चिपको आंदोलन किसे कहा जाता है, वो कोई विद्रोह को कहा जाता है। इसका जो समय है 1859 में हुआ और इसके नेतृत्व करता है नांगुल दुर्ला। नांगुल दुर्ला के नेतृत्व में यह विद्रोह आयोजित किया गया था। इसके दमन करता, हालांकि तो यह एक सफल विद्रोह रहा, दमन नहीं हुआ, फिर भी जिस अधिकारी ने कोई विद्रोह को आकर शांत कराया और आदिवासियों से संधि किया, बातचीत की, समझौता किया, उसका नाम है सी ग्लासफर्ड।
साथ में आठवां जो हमारा प्रमुख विद्रोह जिस पर हम विस्तार से आज चर्चा करेंगे वो है मूरिया विद्रोह, जो 1876 में आयोजित हुआ था। 1876 में इस घटना को दिया गया था अंजाम, जिसके नेतृत्वकर्ता झाड़ा सिरहा है और इसके दमनकर्ता मैकजॉर्ज है। साथ में मूरिया विद्रोह के बारे में भी अगर देखें तो आदिवासियों ने बहुत हद तक संघर्ष किया, लेकिन यह विद्रोह दमन नहीं कहा जाएगा, इस विद्रोह को शांत कराया गया। साथ में अंतिम और सबसे खतरनाक विद्रोह माना जाता है वह है भूमकाल विद्रोह, जो बस्तर के इतिहास में बस्तर में ब्रिटिशों की नींव को हिलाकर रख दिया था, जिसके नेतृत्व है गुंडाधुर और समय है 1910। साथ में कमांडर गियर के नेतृत्व में पंजाबी सेना को भेजा गया था और पंजाबी सेना के सहयोग से ब्रिटिशों ने इस विद्रोह का दमन किया। तो साथियों, आपके सामने छत्तीसगढ़ में हुए 9 प्रमुख जनजाति विद्रोह है। आप अगर देखेंगे कि सवाल अगर नॉर्मली आता है तो इसी पेज से ही आपके 1-2 सवाल बन जाते हैं। जनजाति विद्रोह छत्तीसगढ़ के इतिहास में अपना एक अलग वेटेज रखता है। प्रतिवर्ष सीजीपीएससी मेंस में एक सवाल, चाहे वो 4 नंबर हो चाहे वो 8 नंबर हो, एक सवाल डेफिनेटली बनता है और 2 नंबर में तो बनता ही बनता है। वहीं वनडे एग्जाम में भी अगर आप बात करेंगे तो वनडे एग्जाम में भी 1 या 2 सवाल इसमें से बन ही जाते हैं। तो आइए हमारी चर्चा का जो विषय है उसे शुरू करते हैं और वो है मूरिया विद्रोह। सबसे प्रमुख जानकारी जो आपको जाननी चाहिए कि जितने भी जनजाति विद्रोह हुए हैं वो कहाँ हुए हैं, बस्तर में हुए हैं। कौन से राजवंश में हुए हैं, काकतीय राजवंश में हुए हैं। पहले काकतीय राजवंश क्या हुआ करता था, स्वतंत्र हुआ करता था। बाद में काकतीय राजवंश क्या हो गया, एक करद राज्य हो गया, अर्थात कर देने वाला राज्य हो गया। तो एक जो मूल जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए, करद देने वाला जो राज्य या बस्तर जो राज्य था, जो करद राज्य बना, वो कब बना, तो ये बना 6 अप्रैल 1778 को। इसी दिन एक संधि हुई थी जिसे कहा जाता है कोटपाड़ की संधि, और इस संधि का महत्व अपने आप में एक बहुत बड़ा हो जाता है और सीजीपीएससी मेंस में भी इससे सवाल बने हुए हैं और आगे भी बहुत चांस है कि सवाल इसमें से बनकर आएंगे, लेकिन बदलते हुए पैटर्न के अनुरूप हमें इसको समझना होगा। कोटपाड़ संधि के तहत ही बस्तर छत्तीसगढ़ का अभिन्न अंग बनता है और कोटपाड़ संधि से ही बस्तर एक करद राज्य भी बन जाता है। पहले बस्तर मराठों के करद राज्य बनता है, जिसमें मराठों को प्रतिवर्ष 59,000 टपोली दिया जाना बस्तर के राजा दरियादेव ने स्वीकृत किया। उसी के साथ 1854 में बस्तर अब ब्रिटिशों के अधीनता में आ जाता है और ब्रिटिशों के अधीनता में रहकर ब्रिटिशों की संप्रभुता में क्या करता है, ये शासन करते हैं काकतीय राजवंश। तो बस्तर ब्रिटिशों के अधीनता में हुआ। तो जो हम विद्रोह पढ़ रहे हैं मूरिया विद्रोह, ये ब्रिटिशों के काल में या ब्रिटिश काल में हुआ प्रमुख विद्रोह है, जिसमें प्रमुख कारण जितने भी आप जनजातीय विद्रोह आप देखेंगे अभी, जिसका सबसे मूल कारण ये होता है कि जो भोले भाले प्रमुख आदिवासी है, उनके मूल निवास स्थान पर जब बाहरी लोगों का प्रवेश हो जाता है, उनकी मूल संस्कृति पर जब बाहरी लोगों का प्रहार किया जाता है, उनकी प्रमुख मान्यताओं पर प्रहार किया जाता है, तो उन्हें अपनी पहचान का खतरा महसूस होने लगता है, जिसे बचाने के लिए वो क्या करते हैं, विद्रोह करते हैं और यही जाना जाता है आदिवासी विद्रोह के नाम से। चलिए शुरू करते हैं हम मूरिया विद्रोह 1876। जिस समय मूरिया विद्रोह हुआ था 1876, इस समय बस्तर में शासक थे वो थे भैरमदेव। और भैरमदेव कौन से राजवंश के थे, तो काकतीय राजवंश के थे। इसे ध्यान में रखिएगा, काकतीय राजवंश। इसी के अलावा इसका नेतृत्व जो मूरिया विद्रोह है इसका नेतृत्व किया था किसने, झाड़ा सिरहा ने। किसने किया था, झाड़ा सिरहा। ध्यान दीजिएगा, पीछे हमने देखा है कि मूरिया विद्रोह का नेतृत्व जो है झाड़ा सिरहा ने किया। ध्यान रखिए यहाँ पर झाड़ा सिरहा। दमनकर्ता हमने देखा था मैक जॉर्ज, एक अंग्रेज अधिकारी है जिसका नाम है मैक जॉर्ज। और मैक जॉर्ज के बारे में कहा जाता है कि ये अपर गोदावरी डिस्ट्रिक्ट, अपर गोदावरी डिस्ट्रिक्ट, जिसके अंतर्गत एक जगह आता है जो मुख्यालय था उनका सिरोंचा। इस सिरोंचा के क्या थे, डिप्टी कमिश्नर थे मैक जॉर्ज। इनके द्वारा दमन किया जाता है। साथ में इस समय जो दीवान थे उस दीवान का नाम है गोपीनाथ कपड़दार। गोपीनाथ कपड़दार ये बस्तर के दीवान थे, जिसे मुख्य कारण माना जाता है मूरिया विद्रोह का। क्या प्रमुख कारण, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और मुंशी जो राजा भैरमदेव की क्रिमिनल कोर्ट का क्या था, मजिस्ट्रेट था, आदित्य प्रसाद, मुंशी आदित्य प्रसाद। वहीं प्रतीक चिन्ह बनाया गया था इस विद्रोह में आम की वृक्ष की टहनी। आदिवासी इस बात से भली भांति परिचित थे कि अगर कहीं किसी स्थान पर आम की वृक्ष की टहनी को घुमा दिया जाए,
इसका अर्थ ये होता है कि सभी व्यक्तियों को सशस्त्र हथियार के साथ में क्या होना है, उपस्थित होना है अपने साथियों को बचाने के लिए। अर्थात ये एक प्रतीक था, जहां जहां आम के वृक्ष की टहनियां दिखाई दी, किसी व्यक्ति के द्वारा इसे लहराकर दिखाया गया, तो व्यक्ति समझ जाते थे आदिवासी कि अब हमें क्या करना है, विद्रोह के लिए तैयार होना है। तो जो शुरुआती तौर पर जो बेसिक सवाल बन सकते हैं वो आपकी इस पेज से बन सकते हैं, तो आप ध्यान से इसको पढ़िएगा कि मौर्य विद्रोह को जो प्रारंभिक इंट्रोडक्शन है वो इसी तरीके से होगा। अब हम चर्चा करते हैं कि मौर्य विद्रोह के प्रमुख कारणों पे, कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनके वजह से मौर्य विद्रोह हुआ। अगर ये ना होते तो मौर्य विद्रोह भी ना होता। इन सभी कारणों पे चर्चा करना है, और ये कारण आपके मेंस, सीजीपीएससी मेंस के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहला कारण है राज परिवार से मेल न होना, जिसे हम राजनीतिक कारण भी कह सकते हैं। राजनीतिक कारण, देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, बस्तर के राजा हुए कौन, भैरमदेव, और भैरमदेव की नियुक्ति होती है कब, 1853 में। जब भैरमदेव बस्तर के राजा हुए तब भैरमदेव का एक रिश्तेदार था जिनका नाम था लाल दलगंजन। ध्यान रखिएगा, आप चाहो तो नोट्स बना सकते हो, मैं यहाँ पे शॉर्ट पे ही लिखूंगा। लाल दलगंजन, लाल दलगंजन से भैरमदेव की बनती नहीं थी, और लाल दलगंजन हमेशा विरोध करते रहता था राजा भैरमदेव का। राजा भैरमदेव आतंकित रहता था लाल दलगंजन से। तो प्रारंभिक तौर पर बस्तर के राज परिवार में एक विवाद की स्थिति बनी रही, जिस विवाद का समापन हुआ कि जब लाल दलगंजन की मृत्यु हो गई 1862 में। 1862 में जब लाल दलगंजन की मृत्यु हुई तो मृत्यु के बाद यह विवाद शांत रहा। तो प्रारंभिक तौर पर राज परिवार में ही आंतरिक कलह, आंतरिक क्लेश चल रहा था, तो राजा राजकाज में कहां से ध्यान दे पाते। तो अतः ये एक कारण माना जाता है कि जिन्होंने राजा को प्रजा से दूर कर दिया, ये मुख्य कारण नहीं है, कारणों में से एक कारण है जिन्होंने राजा को प्रजा से दूर कर दिया। तो 1862 में लाल दलगंजन की मृत्यु होगी, समझ में आ गया। तो राज परिवार से मेल न होना, जिसे हम क्या कहेंगे, राजनीतिक कारण। और इसी के अंतर्गत जब 1862 में लाल दलगंजन की मृत्यु होती है तो बस्तर में दीवान की नियुक्ति के लिए ब्रिटिश और राज परिवार, इन दोनों के बीच मनमुटाव चलते रहता है। चूंकि 1854 में जब 11 दिसंबर 1853 को रघुजी तृतीय, जो कि अंतिम मराठा राजा थे नागपुर क्षेत्र के अधीन, रघुजी तृतीय की जब मृत्यु हो जाती है तो पूरा नागपुर क्षेत्र को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है डलहौजी की गोद प्रथा निषेध के अधीन। नागपुर के अधीनता में छत्तीसगढ़ भी शासन हो रहा था, और नागपुर के अधीनता में बस्तर का भी शासन हो रहा था। तो बस्तर को भी कहां मिला लिया जाता है, ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है। तो 1854 से बस्तर ब्रिटिशों के अधीनता में रहकर क्या होता है, शासित होता है। तो ब्रिटिशों के अधीन सबसे पहले शासक जो हुए वो भैरमदेव ही हुए। तो यहां पर ध्यान ये रखिएगा कि जो बस्तर में दीवान नियुक्ति के बाद चलती थी उसमें ब्रिटिश अपना वर्चस्व कायम रखना चाहते थे, और बस्तर क्षेत्र में दीवानों की नियुक्ति ब्रिटिश अपने मन से करना चाहते थे, जबकि राज परिवार चाहता था कि दीवान इनके पसंद का हो, और इसी बात को लेकर प्रारंभिक तौर पर मनमुटाव हुआ। उस मनमुटाव को दूर करते हुए 1867 में एक दीवान की नियुक्ति की गई जिसका नाम है गोपीनाथ कपड़दार। जहां पीछे हमने देखा था दीवान का नाम है गोपीनाथ कपड़दार। ध्यान रखिएगा, इसकी नियुक्ति कब हुई बस्तर में, 1867 में। तो अगला जो हमारा कारण होगा वो होगा दीवान की नियुक्ति। अब दीवान की नियुक्ति क्या कारण हो सकता है भाई विद्रोह का, तो सबसे प्रमुख कारण यही माना जाता है। ध्यान रखिएगा, एक चीफ कमिश्नर थे नागपुर के उस टाइम पे जिनका नाम है जे नील। जे नील ने इसे विद्रोह का प्रमुख कारण माना है, विद्रोह का प्रमुख कारण माना है। इन्होंने माना है जे नील ने, जो कि चीफ कमिश्नर थे कहां के, नागपुर के या मध्य प्रांत के समझ लीजिए। तो उन्होंने इस विद्रोह का प्रमुख कारण माना है। विद्रोह का प्रमुख कारण इसलिए माना है कि जब दीवान की नियुक्ति हुई 1867 में तो राजा भैरमदेव का राजकाज से पूरा ध्यान हट चुका था, और शासन की वास्तविक और प्रशासनिक शक्तियां दीवान के हाथों में आ चुकी थी, और दीवान मनमाने तरीके से बस्तर में क्या करता रहा, शासन करता रहा। दीवानों ने आदिवासियों को बेतों से पिटवाया, दीवान ने आदिवासियों का शोषण किया, दीवान ने आदिवासियों की कर मुक्त भूमि छीनी। ऐसी ऐसी प्रमुख घटनाएं हुई हैं जिसके वजह से जो बस्तर के भोले भाले आदिवासी थे वो परेशान हो गए, और अंततः उन्होंने अपने दीवान के
विरुद्ध ही क्या करना चाहा, विद्रोह प्रारंभ कर दिया। तो दीवान की नियुक्ति सबसे प्रमुख कारण होता है, जिनकी नियुक्ति हुई थी 1867 में। बस्तर के दीवान बनाए गए थे गोपीनाथ कपड़दार, जिन्होंने आदिवासियों पर हद से ज्यादा जुल्म किया, जिसकी वजह से आदिवासी दीवान को हटाने के लिए क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। इसी के साथ जो तीसरा मुख्य कारण माना जाता है वो है मुंशी आदित्य प्रसाद के कारनामे। मुंशी आदित्य प्रसाद के कारनामे कहने का मतलब ये है, तो पहले तो आप ये जान लो कि मुंशी आदित्य प्रसाद जो था वो भैरम देव के क्रिमिनल कोर्ट का मजिस्ट्रेट था। जज कह लीजिए, मजिस्ट्रेट। क्रिमिनल कोर्ट का मजिस्ट्रेट था कौन, मुंशी आदित्य प्रसाद। और मुंशी आदित्य प्रसाद रिश्तेदार था किसका, दीवान गोपीनाथ कपड़दार का। तो दीवान गोपीनाथ कपड़दार जिस भी किसी व्यक्ति को अपने बदला लेने की भावनाओं से इसके कोर्ट में लेकर जाता था, क्रिमिनल कोर्ट में उसे जब लेकर जाया जाता था, तो भैरम देव का जो क्रिमिनल कोर्ट का जो जज था मुंशी आदित्य जो है दीवान के पक्ष में फैसला दे दिया जाता था। हद तो तब हो गया जब एक बार आदिवासियों को जबरदस्ती बेतों से पिटवा दिया गया। किससे पिटवाया गया, बेतों से पिटवा दिया गया। तब आदिवासियों के सब्र का बांध टूट गया और आदिवासियों ने निर्णय लिया कि अब हमें बस्तर से हटाना है। यहां दूसरा कारण भी आपको यह समझना होगा कि दीवान की नियुक्ति में एक और चीज आप ऐड कर सकते हो कि जो दीवान हुआ करता था इसके खिलाफ आदिवासी राजा से क्या करते थे, बार बार राजा से शिकायत किया करते थे, लेकिन राजा कभी दीवान की शिकायतों को मानता नहीं था, और कभी मानता भी था तो कोई खास उसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं करता था। अतः राजा और प्रजा के बीच का जो संबंध था वो पूरी तरीके से क्या हो गया था, टूट चुका था। चौथा जो प्रमुख कारण मेरे हिसाब से लगता है वो ये है एडॉप्शन सनद। एडॉप्शन सनद क्या होता है, सन 1858 में जब भारत ब्रिटिश संसद के अधीन शासित हुआ, कंपनी के शासन जब समाप्त हुआ, तब डलहौजी के काल में जो प्रथा प्रचलित थी, गोद प्रथा निषेध नीति, उस प्रथा को समाप्त करते हुए ब्रिटिशों के अधीनता में शासित होने वाले देसी रियासतों को एडॉप्शन यानी कि गोद लेने का अधिकार दिया गया। और इसी गोद लेने के अधिकार के तहत या इसी एडॉप्शन सनद के तहत भैरम देव ने राजा रुद्र प्रताप देव को क्या किया, गोद लिया। ध्यान रखिएगा, पहले भैरम देव निसंतान थे, बाद में राजा रुद्र प्रताप देव को एडॉप्शन सनद के तहत इन्होंने क्या किया भाई, ग्रहण किया, दत्तक पुत्र लिया। अब आप खुद सोचिए कि जब एडॉप्शन सनद के तहत राजा भैरम देव किसको प्राप्त करेंगे, अपने पुत्र की प्राप्ति कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि राजा अंग्रेजों के पक्षधर ही रहेगा और राजा अंग्रेजों के हिसाब से ही क्या करेगा, कार्य करेगा। और राजा की जो स्वतंत्रता होगी, स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की जो क्षमता होगी, वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो एक कारण ये रहा कि एडॉप्शन सनद की वजह से राजा स्वतंत्र नहीं हो पाया और ब्रिटिशों की अधीनता में ही अपने निर्णय को दिया करता था, जो कि आदिवासियों के विरोध था। नेक्स्ट, एक्नॉलेजमेंट ऑफ फियल्टी, जो 19 दिसंबर 1870 को होता है। इस एक्नॉलेजमेंट ऑफ फेयल्टी के तहत यह प्रावधान किया गया कि जो बस्तर क्षेत्र है वो चीफ कमिश्नर नागपुर की अधीनता में रहेगा। चीफ कमिश्नर नागपुर, इसी की अधीनता में बस्तर अब शासित होगा। और प्रतिवर्ष टकोली देना फिक्स किया गया 3056 रुपए का। 3056 रुपए वार्षिक टकोली चीफ कमिश्नर नागपुर को बस्तर रियासत के द्वारा दिया जाना फिक्स किया गया। और यह कहा गया कि जो बस्तर क्षेत्र है, अगर यहाँ किसी भी प्रकार की कोई अराजकता फैलती है या किसी भी प्रकार के ऐसे कार्य होते हैं जिससे यहाँ की शांति भंग होती है, तो इसके लिए राजा और उसके राज परिवार के सदस्य जिम्मेदार होंगे। और ऐसी स्थिति में राजा से बस्तर का राजकाज, यहाँ तक कि राजा के जो उत्तराधिकारी होगा उससे भी यहाँ के राजकाज को छीन लिया जाएगा। तो इस एक्नॉलेजमेंट ऑफ फियल्टी के तहत राजा भैरम देव पूरी तरीके से अंग्रेजों की दया पर क्या हो गए, निर्भर हो गए, और अंग्रेजों के द्वारा बताए हुए कार्यों को ही क्या करते थे, करते थे। अब जाहिर सी बात है, अंग्रेज यहां पर जब अपने हिसाब से शासन करेंगे तो जनता का क्या होगा, शोषण होगा, और भोले भाले आदिवासियों बहुत ज्यादा क्या किया जाएगा, शोषण किया जाएगा। छठवां ध्यान रखिएगा, छठवां है आदिवासियों का असंतोष। अब इतने सब कारण होंगे, आदिवासियों को भाई बेतों से पिटवाया जाएगा, आदिवासियों की कर मुक्त जमीनें छीन ली जाएंगी, उनसे राज परिवार के जो अधिकारी थे, ब्रिटिश अधिकारी थे, फ्री में क्या लेकर जाएंगे, उनसे बकरा लेकर जाएंगे, मुर्गा लेकर जाएंगे, शराब लेकर जाएंगे, यहां तक कि उन्हें शराब बनाने पर रोक दिया जाएगा, उनकी जमीनों को छीना जाएगा, उनसे बेगार लिया जाएगा। इन सभी कारणों से आदिवासियों के मन में क्या आ चुका था, असंतोष आ चुका था। और असंतोष किसके खिलाफ आ गया था, तो असंतोष आ गया था पहला इनके राजा भैरम देव के खिलाफ, और दूसरा असंतोष आ गया था किसके खिलाफ, दीवान गोपीनाथ कपड़दार और मुंशी
आदित्य प्रसाद, क्योंकि इन दोनों ने ही आदिवासियों पर बहुत ज्यादा अत्याचार किया और भैरमदेव ने ये जानते हुए भी इस बात को क्या किया, नजरअंदाज किया। अतः आदिवासियों के मन में असंतोष, और इस असंतोष को आदिवासियों ने एक दूसरे से अपना संगठन बनाया और संगठन बनाकर हाथों में शस्त्र लेकर केवल शस्त्रों का प्रदर्शन करते हुए वे चाहते थे कि बस्तर से राजा भैरमदेव मुंशी और दीवान को निष्कासित कर दे और राजा की स्वतंत्रता फिर से बहाल हो जाए। तो इसी असंतोष को लेकर आदिवासियों ने क्या किया, विद्रोह किया। दूसरा एक प्रमुख ध्यान रखने वाली बात यह है कि राजा भैरमदेव सब जानते हुए भी मुख्य दर्शक बने रहे। कारण क्या है इसका? कारण यही है कि ब्रिटिशों ने इन पर इतना ज्यादा दबाव बना दिया था कि ये अपनी स्वतंत्रता पूरी तरीके से खो दिए थे। तो हमने यहाँ पर 6 प्रमुख कारणों की चर्चा की। पहला, राज परिवार से मिलना होना, जिसे हमने क्या नाम दिया, राजनीतिक कारण। दूसरा, दीवान की नियुक्ति। तीसरा, मुंशी आदित्य प्रसाद के कारनामे। चौथा, एडॉप्शन सनद। पांचवा, एक्नॉलेजमेंट ऑफ फेयल्टी। और छठवां, आदिवासियों का असंतोष। ऊपर के 5 प्रमुख कारणों की वजह से आदिवासियों के मन में असंतोष आ गया। अब असंतोष का एक कारण यहां पर भी झलकता है। कैसे झलकता है समझिएगा, आपको उस पॉइंट को इसी में ही लिखना है, लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा। यहां पर आपको 29 फरवरी 1876 दिख रहा है। मैं यहां पर घटनाक्रम शुरू कर रहा हूं, लेकिन एक कारण यहां पर यह भी रहेगा। 29 फरवरी 1876 को एक राजा है प्रिंस ऑफ वेल्स, ध्यान रखिएगा, प्रिंस ऑफ वेल्स के सम्मान में जाने के लिए भैरमदेव जगदलपुर से निकले। अब मुख्य कारण भी माना जा सकता है इसको कि जगदलपुर से जब भैरमदेव प्रिंस ऑफ वेल्स के सम्मान में जाने के लिए कहां के लिए निकले थे, बंबई के लिए निकले थे, तो आदिवासियों के मन में ये भय था, ये असंतोष था, एक प्रकार का डर बैठ गया था कि अगर हमारे राजा बस्तर से बाहर जाते हैं तो दीवान राजा की गैर हाजिरी में और हम पर जुल्म करेगा और ज्यादा अत्याचार करेगा। यहां तक कि अंग्रेजों आदिवासियों के मन में यह डर बैठ गया कि अगर राजा बस्तर से बाहर एक बार चले गए तो वापस बस्तर में वो प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ये भी एक मुख्य कारण माना जाता है। तो इस प्रमुख कारण को आप किसमें लिखोगे, आदिवासियों के असंतोष में लिखेंगे। अब देखते हैं घटनाक्रम क्या क्या होता है भाई, कि कैसे मुरिया विद्रोह का घटना एक एक करके घटित होता है। 29 फरवरी 1876 को प्रिंस ऑफ वेल्स के सम्मान में जाने के लिए भैरमदेव कहां से निकले, जगदलपुर से निकले। जगदलपुर से जब निकले तो इनके साथ में 18 कुली थे, और भी कुली थे लेकिन 18 को ही ध्यान रखेंगे, किताबों में यही आता है। 18 कुली जो भैरमदेव का सामान लेकर चल रहे थे, ये सारा साजो सामान के साथ निकले थे। अब ये कुली भी इनके साथ में ही थे, साथ में दीवान भी था, याद रखिएगा। दीवान बस्तर के कुछ दूर तक छोड़ने के लिए जा रहा था, किसको, भैरमदेव को। तो 18 कुली साथ में चल रहे थे। इसी बीच 1 मार्च 1876 को, ध्यान रखना जगह जो नाम लिख रहा हूं जगदलपुर के थोड़ी ही समीप 20 मील की दूरी पे है, जिसका नाम है बुमपाल। बुमपाल नामक स्थान पर जब राजा की टोली पहुंची तो वहां पर ये 18 कुलियों ने क्या कर दिया, राजा के सामानों को फेंक दिया। वो नहीं चाहते थे कि राजा बस्तर छोड़कर बस्तर से बाहर जाए, क्योंकि जो कुली थे वो आदिवासी थे और उनके मन में एक भय था कि राजा अगर बस्तर से बाहर जाएंगे तो वापस बस्तर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे और दीवान का आक्रोश और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसी कारण से बूमपाल नामक स्थान पर इन कुलियों ने राजा का सामान को क्या कर दिया, फेंक दिया। अब राजा को सामान को फेंक दिया, इन 18 कुलियों को दीवान ने क्या किया भाई, पकड़ लिया और पकड़कर अनुशासनहीनता का आरोप लगाया और उन्हें वहीं पर पुलिस से पिटवाया। इसी बीच इन 18 कुलियों को लेकर पुलिस जो है लेकर जा रही थी कहां, इन पर कार्रवाई करने के लिए, और इनको लेकर निकल गई कहां के लिए, जगदलपुर के लिए। ध्यान रखिएगा, यहां पर पूरा प्लान हो चुका था आदिवासियों का कि कैसे इनको राजा को जाने से रोकना है और कैसे हमारे साथियों पर अगर क्या होगा, जुल्म होगा, तो उनको हम किस तरीके से रोक सकते हैं। तो यहां से बुमपल नामक स्थान से इन 18 कुलियों को दीवान के द्वारा पुलिस के सहयोग से जगदलपुर भेजा गया। और जैसे ही जगदलपुर जा रहे थे, रास्ते में 1500 आदिवासी इनका इंतजार कर रहे थे और ये 1500 आदिवासी जो है अपने 18 कुली साथियों को क्या करवा लिए, छुड़वा लिए। और इसी बीच सारे के सारे आदिवासी जाकर बस्तर के जगदलपुर को, राजमहल को चारों तरफ से घेर लिया। जैसे ही इस बात की जानकारी राजा भैरमदेव को पता चलती है, राजा भैरमदेव त्वरित तौर पर वापस कहां आते हैं, राजमहल आते हैं। अब राजा भैरमदेव भी अचंभित थे कि इस प्रकार की मेरी ही प्रजा मुझे ही घेर लेगी, पहला और अप्रत्याशित घटना था। तो राजा भैरमदेव की समझ में कुछ नहीं आ रहा था, जबकि राजा भैरमदेव और जगदलपुर को चारों तरफ से आदिवासियों ने घेर रखा था। तो 1 मार्च 1876 की घटना क्या हुई, बूमपाल नामक स्थान पर राजा का सामान लेकर चल रहे कुलियों ने क्या कर दिया, राजा के सामान को फेंक दिया।
उन कूलियों को दीवान गोपीनाथ कपड़दार ने वहीं पर सजा दिया और उन पर मुकदमा चलाने के लिए पुलिस के सहयोग से उन्हें जगदलपुर जेल भेजा गया। रास्ते में उन कूली के लगभग 1500 साथी जो कि आदिवासी थे, ये इंतजार कर रहे थे और इनको छुड़ा लिए और छुड़ाकर जगदलपुर को चारों तरफ से घेर लिया। जगदलपुर को घेरने की सूचना मिलते ही भैरम देव वापस जगदलपुर आते हैं। जगदलपुर आने के बाद राजभवन से ही क्या करते हैं, भैरम देव वापस यहाँ पर आ गए और राजभवन से आदिवासियों को मन के खौफ को हटाने का प्रयास करते हैं। अब ये मन को हटाने का प्रयास तो बाद में आएगा, लेकिन पहले यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जब राजा जगदलपुर वापस लौट गए, जब राजा जगदलपुर वापस लौट गए तो 4 मार्च, एक डेट यहाँ पर याद रखिएगा, 4 मार्च 1876, 4 मार्च 1876 को विशाखापट्टनम के अधिकारी को पत्र लिखते हैं। कौन पत्र लिखते हैं? राजा भैरम देव, और बताते हैं, सूचना देते हैं इस बात की कि कैसे आदिवासियों ने मेरे खिलाफ ही विद्रोह कर दिया है और चारों तरफ से जगदलपुर को घेर रखा है और उनकी मांगे हैं जो मानने को तैयार नहीं है। तो राजा भैरम देव इस बात की सूचना अंग्रेज अधिकारी को देते हैं। अंग्रेज अधिकारी क्या करते हैं, इस सूचना को देखकर 18 मार्च 1876 को निकलते हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पर कैप्टन सी स्टॉल निकलते हैं विशाखापट्टनम से, इनके साथ में एसपी भी रहते हैं और सिरोंचा के डीसी, ध्यान रखेंगे ये सिरोंचा अपर गोदावरी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आएगा, सिरोंचा के डीसी मैक जॉर्ज, जिनकी प्रमुख भूमिका रहती है इस विद्रोह को शांत कराने में, ये भी बस्तर की ओर रवाना होते हैं। कब की घटना है? 18 मार्च 1876 को। जैसे ही ये बस्तर पहुंचते हैं, बस्तर पहुंचने के बाद आदिवासी शस्त्र लेकर खड़े थे, लेकिन किसी प्रकार का कोई प्रहार नहीं करते, वो केवल अपने शस्त्र का प्रदर्शन कर रहे थे, न कि शस्त्रों का इस्तेमाल करने के उद्देश्य से आए थे। उनकी केवल एक ही मांग थी, जिसे मैक जॉर्ज ने आदिवासियों से बात करके पूरा किया। मैक जॉर्ज ने आदिवासियों से बात किया और राजा भैरम देव से बात किया। बात करने के बाद इस निष्कर्ष पर आए कि बस्तर में जो दीवान है गोपीनाथ कपड़दार, उस पर बहुत ज्यादा उसका जुल्म बढ़ चुका था और जो मुंशी था आदित्य प्रसाद, उसके भी जुल्म बढ़ चुके थे और इन दोनों को बस्तर से आदिवासी निष्कासित करने के उद्देश्य से इतना बड़ा विद्रोह खड़ा कर रहे थे। अतः मैक जॉर्ज ने क्या किया, मुंशी को निष्कासित कर दिया, साथ ही साथ दीवान को भी निष्कासित कर दिया। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, दीवान को भी बस्तर से निष्कासित कर दिया। मैंने शुरू में ही बताया था कि दीवान को मुख्य कारण बनाया गया है इस विद्रोह का। दीवान को भी बस्तर से निष्कासित कर दिया गया। आदिवासियों के असंतोष को दूर करते हुए राजा भैरम देव और प्रजा के बीच में जो दूरियां बढ़ गई थी, उस दूरियों को बनाने के लिए, दूरियों को कम करने के लिए 8 अप्रैल 1876 को बस्तर में मूरिया दरबार का आयोजन होता है। और मूरिया दरबार का आयोजन करवाते कौन है? तो मैक जॉर्ज करवाते हैं। आपको भी पता होगा, बस्तर दशहरा में मूरिया दरबार एक मुख्य रस्म मानी जाती है, जिसमें प्रजा अपनी राजा से सीधे क्या करती है भाई, रूबरू बात करती है और अपनी समस्याओं से अवगत कराती है। भूमपाल, ध्यान रखिएगा, जो 1 मार्च 1876 में जो घटना घटी थी, भूमपाल, इस भूमपाल के पास जो घटित घटनाएं हैं उसमें लच्छू, लक्ष्मण, गंगा, ये तीनों मारे गए और मुरहा, सोमा, फकीर, पनकू, मोटू, ये घायल थे। नाम थोड़े अजीब है, लेकिन आपको नामों को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जब विशंबर सिंह पटेल, शोभाराम, श्यामलाल सोम, इस प्रकार के जो धमतरी के प्रमुख व्यक्ति है, जो कहाँ गए हुए थे, धमतरी झंडा सत्याग्रह में गए हुए थे, कहाँ? नागपुर। उस झंडा सत्याग्रह में 1923 की घटना है, सुंदरलाल शर्मा के साथ गए हुए, उनके नामों को जब सीजीपीएससी सवाल बना सकता है, इन नामों को भी सवाल बना सकता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि अंग्रेज अधिकारी ने आदिवासी नेताओं को किसी भी प्रकार का कोई दंड नहीं दिया। इस प्रकार यह एक सफल विद्रोह रहा। बस्तर के इतिहास में मूरिया विद्रोह दूसरा सबसे प्रमुख विद्रोह माना जाता है। दूसरा कहने के मतलब बड़े स्तर पर दूसरा, पहला नंबर पे भूमकाल विद्रोह का नाम आता है। इसी के साथ ये आपका मूरिया विद्रोह समाप्त होता है। अब हम आगे चलते हैं। हमारा जो दूसरा आज का टॉपिक है वो है भूमकाल विद्रोह। देखिए, भूमकाल का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है भूकंप। भूकंप को जलजला भी कहते हैं, धरती का कांपना भी कहते हैं, लेकिन आप क्या याद अर्थ लेके चलोगे? भूमकाल का अर्थ होता है भूकंप। नेतृत्व, इसका जो नेतृत्व किए थे वो थे गुंडाधुर, प्रमुख आदिवासी नेता थे गुंडाधुर। और गुंडाधुर, ध्यान रखेंगे आप, धुरवा जनजाति के व्यक्ति थे। धुरवा जनजाति के व्यक्ति थे। कहाँ के व्यक्ति थे ये? नेतानार के व्यक्ति थे, नेतानार के प्रमुख थे ये गुंडाधुर। इन्होंने नेतृत्व किया था भूमकाल विद्रोह का। प्रतीक, इसमें बहुत सारे प्रतीक बनाए गए, जैसे मिट्टी के ढेले, धनुष बाण,
भाला और लाल मिर्च। इन प्रतीकों का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर ये लहरा दिया गया है जिस भी स्थान पर, तो जो भी व्यक्ति इसको देखेगा, जो आदिवासी समुदाय का होगा, वो यह जान जाएगा कि अब हमें शस्त्र या हथियार लेकर कहाँ निकलना है, विद्रोह करने के लिए निकलना है। नारा, इस विद्रोह में नारा दिया गया था बस्तर, बस्तर वासियों का है। ये सबसे प्रमुख नारा है, याद रखिएगा। इस विद्रोह में यही नारा दिया गया और दमन किया था इसको कमांडर गियर ने। दमनकर्ता के नाम है कमांडर गियर। इन्होंने इसका दमन किया और कमांडर गियर ने पंजाबी सेना की मदद से, पंजाबी सेना की मदद से इस विद्रोह को क्या किया था, दमन किया था। ये प्रमुख आपके इंपॉर्टेंट है इंट्रोडक्शन में, जिसको आप याद रखेंगे। इसी के साथ याद रखेंगे कि कौन कौन से जनजातियों ने इसमें भाग लिया था, कौन कौन से जनजाति जो भूमकाल विद्रोह में अपनी भूमिका निभाई थी, जिन्होंने इस विद्रोह में अपना गुंडाधुर का साथ दिया था। तो इसमें याद रखेंगे सबसे प्रमुख मोड़िया, माड़िया, परजा, धुरवा, महरा और धाकड़, और एक है गोंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूं, इसको ध्यान में रखिएगा कि कभी ना कभी इसमें से सवाल निकल कर सामने आएगा कि कौन कौन से जनजाति समूहों ने भाग लिया था भूमकाल विद्रोह में। तो ये प्रमुख जनजातियां हैं, मुड़िया, माड़िया, परजा, ध्रुवा, महरा और गोंड। ये प्रमुख जनजाति हैं। ठीक है, यहाँ पर जो नेतृत्व है, नेतृत्व में एक चीज और जोड़ दीजिएगा कि गुंडाधुर के सहयोगी कौन थे। दो प्रमुख व्यक्तियों का नाम आता है इनके सहयोगियों में। एक का नाम आता है आयतू महरा, एक सहयोगी का नाम है आयतू महरा और दूसरे सहयोगी का नाम है सुकटा धाकड़, सुकटा धाकड़। ये दो प्रमुख सहयोगी थे। इन सारी चीजों को आप ध्यान रखेंगे, बेसिक इंट्रोडक्शन है। अब यहां से सवाल, यहां से जो प्रमुख कारण है ये आपको देखना पड़ेगा मेंस के लिहाज से, और इसी बीच से ही आपको बहुत सारे फैक्चुअल चीजें निकालनी है जो प्री और व्यापम के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। सबसे पहला जो कारण है वो माना जाता है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में एक व्यक्ति है जिसका नाम है लाल कालेंद्र सिंह। लाल कालेंद्र सिंह, लाल कालेंद्र सिंह ये रिश्तेदार थे किसके, राजा भैरम देव। ये क्या थे, रिश्तेदार राजा भैरम देव। वैसे तो ये कहा जाता है, कुछ किताबों में ये लिखा जाता है कि जो लाल कालेंद्र सिंह है राजा भैरम देव के भाई थे, ये कहा जाता है। एग्जैक्ट जानकारी मुझे नहीं है, नहीं किताबों में मैंने एग्जैक्ट पाया, लेकिन हाँ एक जगह पर मैंने ये देखा कि जो लाल कालेंद्र सिंह है वो चाचा है किसके, राजा रुद्र प्रताप देव। उस हिसाब से भैरम देव के क्या होंगे, भाई होंगे। इनके रिश्तेदार थे। भैरम देव ने और उनकी रानी ने क्या कर दिया भाई, 1881 में एक सनद दिया। सनद कहने का मतलब एक उपाधि समझ लो, कॉन्ट्रैक्ट समझ लो, या एक अनुबंध समझ लीजिए। तो सनद दिया, सनद के तहत बस्तर के सारे प्रशासनिक कार्य किसको सौंप दिए गए, लाल करण सिंह, अर्थात बस्तर के ये क्या बना दिए गए, दीवान। कब बने, 1881 में। वहीं 1854 से बस्तर किसके अधीन शामिल हो गया था, 1854 से बस्तर ब्रिटिशों के अधीन शामिल हो चुका था। पीछे पढ़े हमने, ब्रिटिशों के अधीन शामिल हो चुका था। और जब ब्रिटिशों के अधीन शामिल हुआ तो बस्तर में दीवान नियुक्त करने के लिए ब्रिटिश क्या करते थे, आतुर रहते थे। और 1886 से बस्तर में ब्रिटिशों ने दीवान नियुक्त करने की परंपरा को बना दिया कि अब जो भी दीवान होगा वो ब्रिटिशों की मर्जी से ही वहां पे नियुक्त होगा। यहां पर लाल कालेन सिंह ने लाल कालेन सिंह को भैरम देव ने 1881 में सनद के तहत बस्तर का दीवान बना दिया और सारी प्रशासनिक शक्ति इसको सौंप दी गई। लाल कालेंद्र सिंह बस्तर का वास्तविक दीवान था और ये बस्तर में हमेशा के लिए दीवान बनने रहना चाहता था। यहां तक कि लाल कालेंद्र सिंह के कार्यों में ब्रिटिशों ने क्या किया, हस्तक्षेप किया, क्योंकि ब्रिटिशों को यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि दीवान उनकी मर्जी के खिलाफ काम करे। ब्रिटिश जो कह दे दीवान वही काम करे, ऐसा सोचते थे। तो ब्रिटिशों के खिलाफ इन्होंने बस्तर के हित में कार्य करने का सोचा लाल कालेंद्र सिंह। लाल कालेंद्र सिंह को इस विद्रोह का प्रमुख कारण माना जा सकता है। दूसरा पॉइंट याद रखेंगे, लाल कालेंद्र सिंह इस विद्रोह का प्रमुख कारण। कैसे प्रमुख कारण, लाल कालेंद्र सिंह बस्तर के हित में कार्य करने के लिए उचित निर्णय लिया करता था, लेकिन आज ब्रिटिश जो थे वो लाल कालेंद्र सिंह के कार्यों में बाधा डालते थे। हुआ ये कि जो नागपुर का चीफ कमिश्नर था, नागपुर का चीफ कमिश्नर, सीसी याद रखेंगे, नागपुर के चीफ कमिश्नर, इस नागपुर के चीफ कमिश्नर ने 50 पुलिस भेजे और 50 पुलिस भेजकर लाल कालेंद्र को कहां बुलाया, नागपुर बुलाया।
नागपुर बुलाकर जबरदस्ती उन्हें क्या किया भाई, धमकाया गया और कहा गया कि बस्तर के प्रशासन को ठीक तरीके से तुम संचालित करो, अन्यथा तुम्हें पद से हटा दिया जाएगा। जबकि लाल कलन बस्तर के हित में काम करना चाहता था, वो अंग्रेजों से चिढ़ता था और अंग्रेज इससे चिढ़ते थे, तो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, विरोधी हो गए। बस्तर में पूरी तरीके से अपनी प्रशासनिक पकड़ बनाने के लिए अंग्रेजों ने क्या कर दिया, बस्तर में प्रशासकों की नियुक्ति करनी प्रारंभ कर दी। प्रशासकों की नियुक्ति। अब इसी बीच क्या होता है, प्रशासकों की नियुक्ति को थोड़ा सा आप किनारे रख दीजिए, आप एक चीज को और जान लीजिए, वो है शेर मोहम्मद खां। एक व्यक्ति का नाम है जिसको ध्यान रखना, शेर मोहम्मद खां। ये जो शेर मोहम्मद खां है, जब 50 पुलिस भेजे गए बस्तर में किसको लेने के लिए, लाल कालेंद्र सिंह को लेने के लिए, लाल कालेंद्र सिंह को नागपुर बुलाया गया। नागपुर में समझाइश दी गई कि कार्यों को ठीक तरीके से संचालित करे, अन्यथा उसे पद से हटा दिया जाएगा। तो लाल कालेंद्र सिंह जब वापस बस्तर आया तो इस पर या इसकी सहायता के लिए या इस पर निगरानी रखने के लिए शेर मोहम्मद खां को भेजा गया बस्तर में। प्रशासक अभी नहीं बनाया गया था, बस सहयोग के लिए भेजा गया। यह बात लाल कालेंद्र सिंह को नागवार गुजरी। नागवार इसलिए गुजरी क्योंकि जाहिर सी बात है ये एक स्वतंत्र दीवान रहा है, राजा भैरम देव ने उसे क्या किया, नियुक्त किया, और बस्तर के हित में कार्य करना चाहता है, जबकि ब्रिटिश जो है इसे बस्तर के हित में कार्य करने नहीं देना चाहते। अतः लाल कालेंद्र सिंह और शेर मोहम्मद खां दोनों के आपस में नहीं जमा। तो लाल कालेंद्र सिंह ने ना कार्य किया, ना शेर मोहम्मद खां को कार्य करने दिया, जबकि शेर मोहम्मद खां सारी जानकारी कहां देता था, ब्रिटिशों को, चीफ कमिश्नर नागपुर को जाकर दिया करता था। इस बीच बस्तर में ब्रिटिश प्रशासकों की नियुक्ति की गई, ब्रिटिश प्रशासकों की नियुक्ति की गई। लाल कालेंद्र को हटा दिया गया। जिस टाइम पे, ध्यान रखेंगे, जिस टाइम पे राजा भैरम देव की मृत्यु हुई उस टाइम पर लाल कालेंद्र को बस्तर के दीवान के पद से हटा दिया गया था, और दीवान के पद से हटाकर बस्तर में ब्रिटिश प्रशासक, जिसे एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है, इसकी नियुक्ति की गई। और 2 ब्रिटिश प्रशासकों की नियुक्ति यहां पर हुई 1896 से लेकर 99 तक और 1999 से लेकर 1903 तक। ये 2 डेट इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि ये दोनों ब्रिटिश प्रशासक थे। एक थे फैगन और एक थे कौन, गियर। एक फैगन थे और एक गियर थे। ये दोनों को प्रशासक के तौर पर, प्रशासक का मुख्य काम क्या होता था, बस्तर के कार्यों की निगरानी रखना, बस्तर के कार्यों की तमाम जानकारी को किसको देना, चीफ कमिश्नर नागपुर को देना। इस बीच 1903 में बैजनाथ पंडा, यहां पर अगर स्टार्टिंग में मेरे ख्याल से, हाँ यहां पर एक पॉइंट और छूटा हुआ है, इसको आप लिख लेंगे, दीवान, अलग से एक पॉइंट लिख लीजिएगा, दीवान। दीवान उस टाइम पे बस्तर का कौन था, बैजनाथ पंडा। जहां पर बैजनाथ पंडा को 1903 में बस्तर का प्रशासक बनाया गया। दीवान बैजनाथ पंडा को बस्तर का प्रशासक बनाया गया और बाद में बैजनाथ पंडा को बस्तर का दीवान। इसी बीच बैजनाथ पंडा के साथ में एक व्यक्ति है जिसका नाम है कृष्णा राव। कृष्णा राव को बस्तर का क्या नियुक्त किया गया, दीवान। बैजनाथ पंडा प्रशासक था, बस्तर का दीवान बना दिया गया किसको, कृष्णा राव। क्लियर। यहां पे अच्छे से याद रखेंगे मैंने क्या क्या बताया राजनीतिक कारण में। पहला कि लाल कालेंद्र सिंह भैरम देव का रिश्तेदार था, जिसे भैरम देव ने 1881 में सनक या एक कॉन्ट्रैक्ट या अनुबंध के तहत बस्तर का क्या बना दिया, दीवान नियुक्त कर दिया। लाल कालेंद्र बस्तर के हित में काम करना चाहता था, लेकिन ब्रिटिश चाहते थे कि बस्तर में ब्रिटिशों का राज चले, अतः लाल कालेंद्र के विरोधी हो गए ब्रिटिश, और लाल कालेंद्र को नागपुर बुलाया गया चीफ कमिश्नर के द्वारा। जब चीफ कमिश्नर ने 50 पुलिस भेजे लाल कालेंद्र को लेने के लिए, नागपुर तलब किया गया, तो लाल कालेंद्र को यह कहा गया कि तुम बस्तर के प्रशासन को ठीक तरीके से चलाओ, अन्यथा तुम्हें वहां से निष्कासित कर दिया जाएगा। लाल कालेंद्र को बस्तर से निष्कासित करना, दीवान के पद से हटाना ही इस विद्रोह का सबसे प्रमुख कारण होता है। बस्तर वाले ब्रिटिशों ने बस्तर में नियंत्रण स्थापित करने के लिए प्रशासकों की नियुक्ति की गई, और 2 प्रमुख ब्रिटिश प्रशासक के रूप में नियुक्त हुए फैगन और गियर। इसके बाद 1903 में बैजनाथ पंडा को बस्तर का प्रशासक नियुक्त किया गया और कृष्णा राव को बस्तर का दीवान बनाया गया। बाद में 1908 में, ध्यान रखेंगे, 1908 में बैजनाथ पंडा को बस्तर का क्या नियुक्त किया गया, दीवान नियुक्त किया गया। और यहां से मुख्य खेल शुरू होता है भूमकाल की विद्रोह का, कि लाल कालेंद्र सिंह की उपेक्षा हो गई। वह चाहता था स्थिति को अनुकूल बनाना, किंतु अनुकूल बनाते बनाते स्थिति प्रतिकूल हो गई और लाल कालेंद्र सिंह दीवान के पद से गया ही गया, साथ ही साथ बस्तर में बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया उसने। तो एक प्रमुख कारण में लाल कालेंद्र सिंह आता है। दूसरा है सुवर्ण कुंवर देवी की ईर्ष्या व उपेक्षा। सुवर्ण कुंवर देवी कौन थी?
तो राजा भैरमदेव, भैरमदेव का जो कार्यकाल है वो 1853 से लेकर 1891 तक होता है। राजा भैरमदेव की दो पत्नियां थी, दो पत्नियां। एक पत्नी थी जुगराज कुंवर देवी, जुगराज कुंवर, और दूसरी पत्नी जो थी वो थी सुवर्ण कुंवर। एक पत्नी जुगराज कुंवर और दूसरी पत्नी सुवर्ण कुंवर। यही सुवर्ण कुंवर की बात चल रही है। ये पट रानी थी, बस्तर में छोटी रानी को कहा जाता है पट रानी। पट रानी सुवर्ण कुंवर थी और सुवर्ण कुंवर देवी की इससे उपेक्षा की जाती थी, क्योंकि जब भैरमदेव राजकाज में रुचि लेते थे तब हर निर्णय जुगराज कुंवर, यहाँ तक कि बस्तर के जो दीवान होते थे वो भी हर निर्णय जुगराज कुंवर से ही लिया करते थे। सुवर्ण कुंवर देवी को राजमाता का दर्जा प्राप्त नहीं था। अतः ये राजा भैरमदेव को ही छवि को क्या करना चाहती थी, खराब करना चाहती थी, साथ ही साथ भैरमदेव को बस्तर से निष्कासित करना चाहती थी। जब राजा भैरमदेव की मृत्यु हो गई उसके बाद भी सुवर्ण कुंवर देवी को राजमाता का दर्जा नहीं दिया गया। राजमाता इसलिए क्योंकि रुद्र प्रताप देव अगले राजा बने और रुद्र प्रताप देव की माता थी कौन, सुवर्ण कुंवर देवी। तो रुद्र प्रताप देव की माता होने के नाते इन्हें राजमाता का दर्जा नहीं दिया गया। अतः इन्होंने विद्रोह की घोषणा कर दी। और विद्रोह की घोषणा किसके साथ मिलकर की, लाल कालेंद्र के साथ मिलकर इन्होंने विद्रोह की घोषणा की। तो यहाँ पर आप अगर मान लो मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो वहां पर इन कारणों को ध्यान में रखना होगा कि सुवर्ण कुंवर देवी की इच्छा और उपेक्षा एक दूसरा प्रमुख कारण माना जाता है भूमकाल विद्रोह का। नेक्स्ट, तीसरा जो प्रमुख कारण है वो है दीवान बैजनाथ पंडा से असंतोष। जैसे ही दीवान बस्तर का बनता है बैजनाथ पंडा 1908 में, कब नियुक्त होता है, 1908 में। जैसे ही 1908 में बस्तर का दीवान नियुक्त होता है, इसने बस्तर में क्या करना प्रारंभ कर दिया, स्कूल खुलवाना प्रारंभ कर दिया। लेकिन उससे पहले बस्तर में आरक्षित वन घोषित कर दिया। आरक्षित वन, आरक्षित वन कहने का मतलब है कि जिस वनों में आदिवासी बिना किसी परमिशन या बिना किसी सहायता से प्रवेश करते थे और अपनी आजीविका कमाते थे, उन वनों को आरक्षित घोषित कर दिया गया। आरक्षित वन घोषित किए जाने से आदिवासियों की आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई और उनको वनोपज इकट्ठा करने, जंगल से लकड़ी लाने, जंगल में घर बनाना और साथ ही साथ जो स्थानांतरित कृषि जो ये करते थे उन सारी चीजों पर क्या लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। जिसके वजह से दीवान बैजनाथ पंडा से क्या थे, ये नाराज थे आदिवासी। तो एक विद्रोह ये भी हो गया। दूसरा प्रमुख याद रखेंगे, दीवान बैजनाथ पंडा से ऐसे नाराज हुए कि स्कूल बनवाया गया बस्तर में। स्कूल, बस्तर में पहला स्कूल 1886-87 में खुलता है। ये बहुत फैक्चुअल चीज है, याद रखना कि बस्तर में पहला स्कूल कब खोला गया, 1886-87 में। स्कूल बनाने के लिए आदिवासियों से जबरदस्ती बेगार लिया गया। स्कूल बनाने के लिए आदिवासियों से बेगार लिया गया, उनका शोषण किया गया। और स्कूल में जो बच्चे थे, स्कूल में पढ़ाने के लिए जो आदिवासियों के बच्चे थे, उनके माता पिता को प्रताड़ित किया गया। क्योंकि अगर मान के चलो बच्चे स्कूल जाएंगे तो उनके दो हाथ चले जाएंगे, ऐसी मान्यता थी आदिवासियों की, क्योंकि काम तो सभी को करना पड़ता था। तो स्कूल यहाँ पर खोले गए और इन लगभग 58 स्कूल खुल चुके थे। और यह आदिवासियों का असंतोष में हम देखेंगे कि लगभग 60 स्कूल जो है जिसे जला दिया गया था। 60 स्कूलों को जला दिया गया। सॉरी 60 में से 45 स्कूलों को जला दिया। ये ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि जब आदिवासी विद्रोह कर रहे थे तो 60 में से 45 स्कूलों को इन्होंने क्या कर दिया, जला दिया विद्रोह के समय। यहाँ पर प्रतिबंध, क्या क्या चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था भाई, शराब बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, वनों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, वनों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ये दो चीज प्रमुख है जो उस टाइम पे बहुत ज्यादा चलता था। इसके अलावा और कुछ प्रमुख कारण में एक कारण और है जिसको आप छठवां करके ऐड कर सकते हैं। वो क्या था, राजा रुद्र प्रताप देव से असंतोष। राजा रुद्र प्रताप देव से असंतोष। अब ऐसा क्यों होता है, जब 1891 में भैरमदेव की मृत्यु होती है, राजा रुद्र प्रताप देव उस टाइम पे क्या थे, अल्पव्यक्त थे। अतः अंग्रेजों ने बस्तर को डायरेक्ट अपने मैनेजमेंट में रख लिया। जब राजा रुद्र प्रताप देव 1908 में इनका राज्याभिषेक हुआ तो अंग्रेजों ने यह शर्त रखा कि राजा रुद्र प्रताप देव को अगले 3 वर्षों तक दीवान के अधीनता में रहकर ही क्या करना होगा, शासन करना होगा। जब राजा रुद्र प्रताप देव दीवान के अधीनता में शासन करेगा तो स्वतंत्र रूप से निर्णय ले नहीं पाएगा। जब वो निर्णय ले नहीं पाएंगे तो आदिवासी उनसे बात नहीं कर पाएंगे, और आदिवासी बात नहीं कर पाएंगे तो आदिवासियों की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी और उनकी समस्याएं दूर नहीं होंगी। इसलिए
जो आदिवासी थे वो राजा रुद्र प्रताप देव से क्या रखते थे, असंतोष रखते थे। और कारण आप यहाँ पे जोड़ सकते हो कि बस्तर में ईसाई मिशनरियों का प्रवेश, ईसाई मिशनरियों का प्रवेश, जिन्होंने जबरदस्ती आदिवासियों का धर्म परिवर्तन कराना चाहा, आदिवासियों पर अत्याचार किए, बस्तर में ठेकेदारी प्रथा, बस्तर के आदिवासियों से जबरदस्ती बेगार लेना, बस्तर के आदिवासियों से बेवजह उनसे फ्री में समझ लो मुर्गा, बकरा, घी, साथ में शहद, वनोपजों का उचित मूल्य ना देना, ये सभी प्रमुख कारण थे इस विद्रोह के। तो ऐसे करके बहुत सारे पॉइंट्स आप बना सकते हैं। मूलतः 5 कारण यहाँ पर याद रखेंगे, और कोई कारण तो नहीं मेरे ख्याल से नहीं है, और कारण इतने कारण हैं जिसको आप याद रखेंगे। तो मैंने क्या बताया यहाँ पर, पहला कारण क्या था हमारा, पहला कारण था यहाँ पर राजनीतिक कारण, लाल कालेंद्र सिंह वाला। दूसरा, सुवर्ण कुंवर देवी की ईर्ष्या व उपेक्षा। तीसरा प्रमुख कारण है दीवान बैजनाथ पंडा से असंतोष। चौथा कारण है आदिवासियों का असंतोष। तो आदिवासियों ने असंतोष में आकर 60 में से 45 इसको जला दिए। आदिवासियों का संतोष क्यों रहेगा भाई, इतने सारे कारण ऊपर हमने गिनाए जिसकी वजह से आदिवासियों को क्या हो गया, असंतोष। यहाँ पर शराब, वनों में प्रवेश, यानी कि घर में शराब बनाना, वनों में प्रवेश करना, इन सब चीजों पर क्या लगा दिया गया था, प्रतिबंध। साथ में राजा रुद्र प्रताप देव से भी आदिवासी क्या थे, असंतोष थे। क्या था, मैंने बताया कि रुद्र प्रताप देव राजकाज में प्रत्यक्ष इनका नियंत्रण नहीं था, अप्रत्यक्ष रूप से था। 3 वर्ष तक ये दीवान के अधीनता में शासन करते थे। इसी के साथ याद रखेंगे कि ईसाई मिशनरियों का यहाँ पर प्रवेश होता है, जिसकी वजह से जिन्होंने बस्तर में आदिवासियों को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करने पर क्या किया, शोषण किया और उन पर दबाव बनाया। नेक्स्ट, भूमकाल विद्रोह का प्रमुख घटनाक्रम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीजीपीएससी ने 2 बार इसमें से सवाल बनाया है इन घटनाक्रम से। घटनाक्रम को देखते हैं जल्दी जल्दी हम। अक्टूबर 1909, जगह का नाम है ताड़ोकी, किसी किताब में तोड़की देगा, बस्तर में एक जगह है ताड़ोकी। इस ताड़ोकी में क्या होता है, एक सभा होती है, जिस सभा में 2 व्यक्ति प्रमुख रहते हैं जिन्होंने बुलाया था। सभा में एक रहते हैं लाल कालेंद्र, जो अपना बदला लेना चाहते थे, वापस दीवान के पद को प्राप्त करना चाहते थे, और दूसरा सुवर्ण कुंवर देवी, सुवर्ण कुंवर देवी। ये दोनों आपस में मिलकर बस्तर में आदिवासियों के साथ में विद्रोह करना चाहते थे। तो अक्टूबर 1909 में ताड़ोकी में सभा हुई। अक्टूबर मतलब दशहरे का समय था, दशहरे के समय में सभा आयोजित हुआ। ये दोनों के दोनों वहां पर एकत्रित हुए। जब ये वहां पर एकत्रित हुए, आदिवासी लोग भी वहां पर पहुंचे, और इन आदिवासियों को इन्होंने क्या किया, संबोधन दिया। और संबोधन देने के बाद उन आदिवासियों को कहा कि हमें बस्तर के लिए, बस्तर की स्वतंत्रता के लिए एक होकर लड़ाई लड़ना पड़ेगा। अतः आदिवासियों ने भी अपनी हामी भर दी। तो अक्टूबर 1909 में ताड़ोकी में क्या होती है, सभा होती है। जनवरी 1910 में फिर से एक गुप्त सभा बुलाई जाती है, गुप्त सभा। और इस गुप्त सभा में ध्यान रखेंगे, आदिवासियों को लाल कालेंद्र और सुवर्ण कुंवर देवी के द्वारा क्या दिया जाता है, कसम दिया जाता है। जिस कसम के तहत यह कहा जाता है कि आप सभी, यानी कि सभी आदिवासी बस्तर की आन बान और शान के लिए क्या करेंगे, अपने प्राणों को न्यौछावर कर देंगे। यानी कि यहाँ पर कंफर्मेशन लेने के लिए बुलाया गया था इनको, कहीं बीच से निकल ना जाए। तो जनवरी 1910 में आदिवासियों की गुप्त सभा हुई, जिसमें उन्हें बस्तर की सुरक्षा के लिए कसम दी गई। अब यहां से प्रारंभ हो जाता है विद्रोह। फरवरी 1910, फरवरी 1910 में एक जगह का नाम बता रहा हूं, उस जगह का नाम है पूसपाल बाजार। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। पूसपाल बाजार की लूट से विद्रोह क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है, विद्रोह प्रारंभ। जितने भी विद्रोही थे, इन विद्रोहियों ने क्या किया, जितने भी बाजारों को लूटा है। इन सारे बाजार जो थे ब्रिटिशों के द्वारा बसाए गए थे, और वहां पर जो व्यापारी थे वो ब्रिटिश राजभक्त बने करते थे, ब्रिटिश भक्त हुआ करते थे। इसलिए उन्होंने पूसपाल बाजार को लूटा और विद्रोह क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। विद्रोह के प्रमुख नेता यहाँ पर ताड़ोकी में ही याद रखेंगे, जो ताड़ोकी है ना, यहीं पर गुंडाधुर नेता नार के व्यक्ति थे, जिनका नाम क्या है, गुंडाधुर। गुंडाधुर को यहीं पर नेतृत्व सौंपा गया, किसके द्वारा, लाल कालेंद्र सिंह और सुवर्ण कुंवर देवी के द्वारा गुंडाधुर को नेतृत्व सौंपा गया। किस स्थान पर सौंपा गया, ताड़ोकी में। कब, तो अक्टूबर 1909 में उनको नेतृत्व सौंपा गया। इसी के साथ 2 फरवरी 1910 को पूसपाल बाजार की लूट से क्या हो जाता है, विद्रोह प्रारंभ। 4 फरवरी 1910 को कुकानार बाजार, जगह का नाम याद रखेंगे, कुकानार बाजार। 4 फरवरी 1910 को कुकानार बाजार को लूटा जाता है। अब इस कुकानार बाजार को जब लूटा जाता है, तो यहाँ पर 2 व्यक्ति का नाम आता है। एक का नाम है बुंटू और एक का नाम है सोमनाथ। इन दोनों व्यक्तियों ने क्या किया, कुकानार बाजार को लूटा। और बाजार को लूटते हुए यहाँ पर एक व्यापारी थे, व्यापारी जिसका नाम है नुरसब खां रोहेला, नुरसब खां रूहेला। इस नुरसब खां रूहेला की क्या हो गई, हत्या हो गई।
जब नुसरत खान रोहिला की हत्या हो गई तो गुंटू और सोमनाथ को पकड़कर क्या कर लिया गया भाई, गिरफ्तार, और गिरफ्तार करके उन्हें फांसी की सजा देगी। फांसी की सजा जब दी गई तो विद्रोह और भी ज्यादा क्या हो गया, हिंसक हो गया। 5 फरवरी 1910 को करंजी बाजार लूटा गया। इन सारे बाजारों को लूटकर विद्रोह प्रारंभ किया गया। ये सीक्वेंस से आपको याद रखना है, क्रम में जमाओ करके सवाल 2 बार पूछा हुआ है, आगे भी पूछने की संभावना है, तो इसको ध्यान रखेंगे। 5 फरवरी 1910 को करंजी बाजार लूटा गया विद्रोहियों के द्वारा। 7 फरवरी 1910 को ध्यान रखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट घटना हुई 7 फरवरी 1910 को रुद्र प्रताप देव ने 7 फरवरी 1910 को रुद्र प्रताप देव ने नागपुर चीफ कमिश्नर को नागपुर चीफ कमिश्नर को विद्रोह की सूचना दी। इससे पहले विद्रोह प्रारंभ हो चुका था, लेकिन विद्रोह की जानकारी राजा को भी नहीं थी। जब राजा को पता चला तो राजा ने क्या किया, विद्रोह की सूचना दी किसको, चीफ कमिश्नर नागपुर को। और विद्रोह की सूचना देने के बाद चीफ कमिश्नर नागपुर फिर दमन करने की कार्यवाही प्रारंभ करते हैं। इसी बीच 7 फरवरी 1910 को एक और घटना होती है, गीदम। गीदम में एक गुप्त सभा होता है। इस गीदम में गुप्त सभा में जो आदिवासी थे वो चाहते थे कि बस्तर में अब राज परिवार के राजा को हटा दिया जाना चाहिए और राज परिवार के राजा को हटाकर बस्तर में मौर्य राज स्थापित किया जाना चाहिए। तो इन्होंने नारा क्या दिया, बस्तर में मौर्य राज और बस्तर वासियों का है, बस्तर वासियों का है, ये नारा दिया गया। तो ये नारा कब दिया गया पूछा जाएगा, तो आप बताइएगा 7 फरवरी 1910 को, कहां पे, गीदम। इसके बाद 16 फरवरी 1910 को एक प्रमुख घटना होती है। इस 16 फरवरी 1910 को जो घटना होती है वो खड़ग घाट में होती है। कहां पर होती है, खड़ग घाट, इंद्रावती नदी के किनारे है खड़ग घाट। इस खड़ग घाट में विद्रोही और ब्रिटिशों के बीच में संघर्ष होता है। विद्रोही व ब्रिटिशों के मध्य क्या होता है, संघर्ष होता है। संघर्ष में कोई हताहत की खबर नहीं आती। 25 फरवरी 1910 को डाफ नगर में संघर्ष होता है। डाफ नगर में गुंडाधुर ब्रिटिश से संघर्ष करते हैं। गुंडाधुर का ब्रिटिशों से संघर्ष, और साथ ही साथ छोटे डोंगर व आपका अबुझमाड़, ये 2 क्षेत्र याद रखेंगे। छोटे डोंगर व अबुझमाड़ में संघर्ष होता है किसका, आयतू मेहरा का, आयतू महारा। इसका संघर्ष किससे होता है, कमांडर गियर से। ध्यान रखेंगे, कमांडर गियर से इसका संघर्ष होता है। ऐसे करके सीक्वेंस में याद रखना है। 16 फरवरी को खड़ग घाट में, बस्तर में है खड़ग घाट। 25 फरवरी को 1910 में डाफ नगर में और छोटे डोंगर व अबुझमाड़ में, यहां पर संघर्ष होता है। संघर्ष इतना उग्र हो जाता है कि यहां से गुंडाधुर क्या हो जाते हैं, फरार हो जाते हैं। और गुंडाधुर फरार ऐसे होते हैं कि कभी वापस पकड़ में नहीं आते। इस विद्रोह के अंत में क्या हो जाता है, गुंडाधुर कभी पकड़ में ही नहीं आए और 3 मई 1910 तक विद्रोह को क्या कर लिया गया, दबा लिया गया। 3 मई 1910 को विद्रोह पूरी तरीके से क्या कर लिया गया, अंग्रेजों ने दबा लिया। यह इस प्रकार का घटना था जो बस्तर में अंग्रेजों की नींव को हिलाकर रख दिया। अब तक हुए जितने भी जनजाति विद्रोह थे, उन सभी जनजाति विद्रोह में सबसे प्रबल और सबसे कड़ा जनजाति विद्रोह था आपका कौन सा, भूमकाल विद्रोह। देखिए इसके बहुत सारे कारण थे, बहुत सारे घटनाक्रम थे। इन सभी चीजों को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। एक बार में समझना है तो वीडियो को 2 बार 3 बार देख लीजिएगा, पॉज करके देखिएगा। हो सकता है मैं थोड़ा जल्दी बोल दिया गया हूं, इसलिए इन सब चीज को ध्यान रखिएगा। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या कारण थे जिसकी वजह से भूमकाल विद्रोह असफल हो गया। उनके कारणों पर हम चर्चा करेंगे, भूमकाल विद्रोह के असफलता के कारण। क्योंकि मेंस आंसर राइटिंग के बदलते पैटर्न के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि अब हमें हर टॉपिक, हर सब्जेक्ट का क्या करना है, गहन अध्ययन करना है। इसी के साथ आप हमारे वीडियो में जुड़े रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे डिटेल वीडियो के लिए हमारी क्लासेस ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड पे चलती है। हमारा पता आपकी बोर्ड के सामने यहाँ पर दिख रहा होगा। इस पते पे आप कांटेक्ट करके हमसे जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।